हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। मैथ्स मैथिक चैनल में मैं के त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं एनसीईआरटी बुक कक्षा 10, जो मनोहर रे, डॉक्टर मनोहर रे द्वारा लिखी गई किताब है, उसको मैं पढ़ाना आपको शुरू कर रहा हूं। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, तो मैं आगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में समझते हैं हम लोग। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक और अवास्तविक। अवास्तविक वाली संख्याएं अभी हमारे सिलेबस में नहीं हैं। वास्तविक संख्याएं में सभी संख्याएं जो परिमेय हैं और जो अपरिमेय हैं, वो सभी संख्याएं आती हैं। ये सारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब ज़्यादातर संख्याएं आप लोग जो है पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, प्राकृत संख्याएं आती हैं। कौन सी, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन करना आवश्यक है। ये सारी जो काउंटिंग के लिए प्रयोग की जाते हैं नंबर, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन ये सभी को मालूम है, लेकिन इससे एक सवाल बनता है, जो आपका कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो 3 ले लिया, तो 3 के आगे हमने देखा तो आगे वाली संख्या एक जोड़ने पर प्राप्त हुई और पीछे वाली संख्या एक घटाने पर प्राप्त हुई। तो कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है, व्यापक रूप से ऐसे पूछ दिया जाता है, 2a+3 के ठीक आगे वाली संख्या होगी, ठीक आगे वाली संख्या। तो आप लोग अटक जाते हैं, सवाल ये किसी चैनल पे नहीं बताया गया। आगे वाली संख्या, तो आगे वाली संख्या क्या होगी। हमको पता है कि जब हम ठीक आगे वाली संख्या निकालते हैं तो उसमें एक जोड़ देते हैं। तो ठीक आगे वाली संख्या क्या हो गई, ठीक आगे वाली संख्या हो गई 2a+3, जो हमसे सवाल में कहा गया उसमें एक जोड़ दें। तो 2a ये व्यापक पद है, तो इसको ऐसा ही रखेंगे। ये दोनों संख्याएं हैं, इनको जोड़ दिया जाएगा तो 2a+4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमसे पूछा जा सकता है, कोई पीछे वाली संख्या पूछ दे। तो प्राकृतिक संख्याओं को समझाने का मतलब ये है कि आप अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं को भी समझें, इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। दूसरा इसी में आ जाता है, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो कभी कभी सवाल ये भी पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो आपको वहाँ ध्यान देना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अगर सबसे छोटी पूर्ण पूछा जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। वहाँ ये ऑप्शन में दोनों दिए रहेंगे, 1 और 0। तो आपको समझना है, देखना है सवाल में। अब तो 20 नंबर के सवाल आने लगे हैं ना, 1 नंबर के, तो उनमें ये सवाल पूछे जाएंगे, तो ये क्लियर रखिएगा आप। तीसरी तरह की संख्याएं जो सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं आपको पता है, सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से पूरी पूरी कटती हैं। 2 से पूरी पूरी कटने वाली संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। इस पे भी एक सवाल पूछा जाता है जनरल में। मान लो पूछ दिया, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा, और 4 ऑप्शन दे दिए। तो किसी पूर्णांक m के लिए सम जो संख्या होगी वो 2 से पूरी डिवाइड होगी या 2 की मल्टीपल होगी। एक ही बात तो है कहना, यानी कि उसमें 2 जरूर आएगा, और m कोई भी पूर्णांक हो तो जनरल में ये कह दिया जाएगा कि 2m होगी। अगर ऑप्शन में 2m या m की जगह पे कोई और चीज़ दे दी जाए तो वो हम कर देंगे। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह नहीं कटती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सारी विषम संख्याएं होती हैं।
तो इससे भी एक सवाल आ जाता है। तो अगर किसी पूर्णांक m के ही लिए पूछें तो विषम पूर्णांक जनरल में कैसे लिखा जाएगा? 2m+1। क्यों? अगर किसी पूर्णांक के लिए कहा जाएगा तो पूर्णांक 0 भी हो सकता है, तो m का मान 0 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, और 2 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 1 3 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से व्यापक रूप में उसको हम क्या कहते हैं? 2m+1। m की जगह पे कोई भी पूर्णांक दिया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप सारे समझते चलिए इन संख्याओं से। और फिर अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या से बहुत सवाल बनते हैं कंपटीशन में। ये आपको बहुत ढंग से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में अटक जाते हैं लोग। ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, वो होती हैं। जैसे अब हमने सबसे पहले ली 2, तो 2 के अगर हम आपसे फैक्टर पूछें तो आपके बताएंगे 1 सबका फैक्टर होता है, और 2। अब इसके अलावा कोई फैक्टर इसका है? नहीं है। 3 इसका भी फैक्टर 1 है, और स्वयं वो संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याएं जिनका फैक्टर 1 होगा और स्वयं वो संख्या होगी, यानी कि कुल मिला के केवल उनके 2 फैक्टर होंगे, तो वो अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी में ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याओं में अलग से हम आपको बता देते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाएं, और pq क्या होने चाहिए? pq पूर्णांक हों, लेकिन कैसे? सहअभाज्य पूर्णांक हों, तथा q 0 ना हो, मतलब उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। आप इसको समझेंगे। पहले तो इसमें एक आया सहअभाज्य, इस पे भी प्रश्न बनता है। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जैसे हमने ये युग्म लिखा 3 और 8, तो 3 के अगर फैक्टर करेंगे तो 1 और 3 होंगे, 8 के करेंगे तो 1 2 4 8 ये होंगे। तो इनका भी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्याएं, जैसे 3 के हमने फैक्टर किए तो 1 और 3 मिले, और 8 के फैक्टर अगर आपसे पूछें तो 1 मिलेगा, 2 से कटेगी 8, 4 से कटेगी और 8 से कटेगी। तो इनका कोई भी फैक्टर यानी कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याएं हम लोग पढ़ रहे थे, तो जो p/q के रूप में लिखी जा सकें, जैसे कोई भी संख्या 1 है तो इसको p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। कोई पूर्णांक हो तो उसके अपान में 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें 2/0 तो ये परिमेय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परिभाषा में क्या बताया कि q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बोलें 6/8 तो ये क्या परिमेय है? तो इसको भी परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें 2 कॉमन गुणनखंड है। तो 6 2 चाकू 8 जब काट देंगे तो ये परिमेय संख्या बनेगी, नहीं तो 6/8 को क्या कहेंगे? इसके समतुल्य कहेंगे, ना कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तब बनेगी जब इसके कॉमन गुणनखंड हटा देंगे। तो ये याद रखेंगे कि जब भी परिमेय संख्या कोई होगी तो उनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। कॉमन गुणनखंड होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कही जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसी में हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड ने क्या बताया कि अगर ए बी कोई 2 पूर्ण धन संख्या यानी कोई धन पूर्णांक हो,
धन संख्याएं हैं तो अगर a ग्रेटर देन b है तो a को किस प्रकार लिखा जा सकता है, इसमें भाग देंगे, मान लो q बार भाग दिया और r शेष बच गया, तो इसको जिसको भाग देते हैं वो भाज्य कहलाती है, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जितनी बार भाग जाता है उसको भागफल कहते हैं, और जो शेष बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। ये उन्होंने यूक्लिड ने बताया था। और आपको पता होगा कि किसी संख्या से जब हम भाग देंगे तो या तो भाग पूरा पूरा कट जाएगा, या जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे हमेशा शेषफल छोटा रहेगा, नहीं तो उसके बराबर या उससे बड़ा हो जाएगा तो भाग ही चला जाएगा। ये यूक्लिड ने बताया था। और उन्होंने बताया कि जब जो संख्या इस संख्या को पूरा पूरा काट देती है वो उसका एचसीएफ हो जाती है। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कहते हैं। आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली ए के शुरू कर रहे हैं। उसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले तो ये देखना है कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, इसको तो इजीली आप समझ पाएंगे। कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या, ये समझ लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, साइड में छोटी वाली संख्या का भाग कर देना है बड़ी वाली संख्या में। अब इसके लिए आपको पहाड़ा मालूम होना चाहिए, थोड़ा पहाड़ा का भाग की जानकारी होनी चाहिए। तो आप अंदाज लगाएंगे 135 का तो पहाड़ा किसी को मालूम नहीं, लेकिन 135 दूना 270 हो जाता है, तो एक बार भाग जाएगा, ये हमने जान लिया। ऑब्जर्वेशन से ही समझ जाएंगे। अब 12 से 3 गया 9 बच गया, जो शेष फल बच जाए, वैसे भाग नहीं करना नॉर्मल भाग, जो शेष बच जाए उसको फिर जिसको पहली वाली संख्या जो थी उसमें भाग कर देना है। अब 90 दूना 180 होता है, तो 90 एकम 90 हो जाएगा। अब ये 90 एकम 90 आ गया, फिर घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा और 4 बचेगा। अब क्या करेंगे, 45 को भाग देंगे किससे, 45 का भाग देंगे फिर पहले वाले जो भाजक था उसमें, 45 दूना 90, पूरा पूरा कट गया। जहाँ पे पूरा कट जाएगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरह लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या थी 225, इसको हमने भाग दिया 135 से, कितनी बार भाग गया, Q का मान 1 है, और फिर शेषफल R का मान कितना बचा, 90। ठीक है, दूसरी स्टेप क्या लिखेंगे, अब 135 में हमने भाग दिया किससे, 90 से, फिर भी एक बार भाग गया और कितना शेष बच गया, 45। फिर हमने क्या किया, 90 को भाग दिया 45 से, 2 बार भाग गया और शेषफल क्या रह गया, 0। जब R बराबर 0 आ जाए, मतलब शेषफल 0 आ जाए, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ बराबर कितने से भाग गया, पूरा पूरा 45। बस यही आंसर हो गया, इतना सरल है। तो सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर। बी पार्ट में 196 और 38,220 का निकालना है, तो सीधी समझ में आ रहा है कि 38,220 बड़ा है, तो 38,220 में भाग करेंगे किससे, 196 से। अब आप देख रहे हैं 190 दूना 19 दूनी 338 होता है, 19 दूना 38,
तो 380 हो जाएगा और 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार तो जाएगा 196। 12 से 6 गया 6, यहाँ रह गए 7, 17 से 9 गए 8, यहाँ रह गए 2, तो 186 बच गया। अब 2 उतार लेंगे क्योंकि कम थी ये संख्या। फिर 196 का भाग अब लगभग बराबर आ गई है तो कितनी बार चला जाएगा? 9 बार। 9 छाक 54, 5 हासिल, 9 ने 81 और 5 86 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17 हो गया। फिर घटा दिया, 12 से 4 गया 8, यहाँ 15 से 6 गया 9 और यहाँ 7 ही रह गया तो 0, यहाँ भी 0। इसको उतार लिया यहाँ पे तो 0 हो गया। अब 196 5 में आएगा 0, 5 छक्का 30, 5 नेम 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9, पूरा कट गया। तो एक ही बार में पूरा कट गया है तो HCF कितना आ गया है? इसी से पूरा कट गई ये संख्या पहली बार में, तो 196 HCF हो गया। लिखेंगे कैसे? 38,220 बराबर 196 से भाग दिया, 195 बार गया और 0 शेषफल बचा। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF कितना हो गया? 196। तो C पार्ट आप अपने आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है।